पंजाब विधानसभा के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि चंडीगढ़ को पूर्ण रूप से उनकी राजधानी के रूप में मान्यता दे दी जाए। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। देखिए, अगर चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब इस विवाद पर एक नज़र डाली जाए तो ये समय समय पर उठता रहता है और पंजाब असेंबली के द्वारा तो 1966 से लेकर 2014 तक करीब 6 रेजोल्यूशन इसके जो है पारित किए गए थे। 2014 में लास्ट था और अभी फिर से ये मुद्दा गर्मा उठा है। तो आज के वीडियो में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा इस विवाद की जड़ें क्या है इसको समझेंगे, साथ ही समझेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश होने का क्या मायने हैं और चंडीगढ़ एक स्पेशल स्थिति में कैसे है इसको भी समझेंगे। इसके अलावा जो अन्य विवाद चल रहे हैं, कुछ आयोग, कुछ कमीशन जो है इन विवादों को सुलझाने के लिए बैठाए गए थे, उन पर भी चर्चा करेंगे। सतलुज यमुना लिंक जो प्रोजेक्ट एक चल रहा था उस पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। मैंने आपको बताया था कि हाल ही में उत्तराखंड PCS का एग्जाम देखिए हुआ था और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से हमने अभी तक जितना करंट अफेयर पढ़ा है वहाँ से बने थे। इन क्वेश्चंस को दिखाने का बस एक ही पर्पस है आपको कि देखिए किसी वीडियो को प्रीलिम्स स्पेसिफिक और किसी को मेंस स्पेसिफिक मान के ना पढ़ा करें। करंट अफेयर का मतलब पूरा कवरेज करना होता है जो हम आपको कराते हैं। डिटेल एनालिसिस वाली वीडियोस को हम करंट अफेयर में लेके आते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक है उनको हम प्रीलिम्स डायरी में पढ़ाते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए देखते हैं देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। पहला जो क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर उसमें देखिए पूछा गया था कि किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है। तो हमने करंट अफेयर के सेक्शन में दल बदल विरोधी एक वीडियो को कवर किया था। अगर आपने वो सुना होता तो ये क्वेश्चन आप वहां से कर सकते थे। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स डायरी में। जब भी हम कुछ ऐसे न्यूज कवर करते हैं जिसके बैकग्राउंड में किसी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना पड़े तो उसको हम कवर करते हुए चलते हैं। ILO को भी हमने इसी तरह प्रीलिम्स डायरी की वीडियो में कवर किया है। फिर देखिए वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, इसको भी हमने देखिए प्रीलिम्स डायरी में कवर किया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन था कि एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि जो हो जाती है, इकोनॉमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। अगर आपने बजट और सर्वे के वीडियोस ध्यान से किए हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। फिर देखिए अगेन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे, पूछा गया था कौन सा सही है। ये भी बजट और सर्वे की वीडियोस में अगर आपने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को सही किया है तो वहां से आप कर सकते थे। फिर देखिए पूछा गया MSME का अद्यतन वर्गीकरण कब किया था। मैंने MSME की क्लासिफिकेशन आपको MSME वाले वीडियो में भी, साथ में प्रीलिम्स डायरी वाले वीडियो में भी कराई है। अगर आपने देखी है तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद देखिए आसफा एक्ट के बारे में पूछा हुआ है। तो संस्कृति IAS के साथ जो पहली वीडियो हम लोगों ने YouTube पे अपलोड की थी मैंने, उसमें देखिए आसफा ही हमने कवर किया था। अगर वो आपने सुनी है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। इसके बाद देखिए गोविंद राष्ट्रीय पार्क, ये पूछा गया। तो नेशनल पार्क की हमारी एक सीरीज चल रही है जहाँ पे स्टेट वाइज जो है हम राष्ट्रीय पार्कों को कर रहे हैं। अगर उनको आप अच्छे से देख रहे हैं, मैपिंग वगैरह ध्यान से कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से देखिए कर सकते थे। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है आपको और मुझको एक परिवार बने हुए, और अभी से ही हम लोगों ने देखिए एक अच्छा काम करके दिखाया है। अगर आप लगातार वीडियो से जुड़े रहेंगे, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे, विश्वास बनाए रखेंगे, तो इस तरह का क्वालिटी कंटेंट का यही फायदा होता है कि आप सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, आप सिलेबस पढ़ते हैं। और अगर सिलेबस पढ़ते हैं तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होते ही है। ठीक है, तो चलिए अब भी शुरू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है। तो देखिए न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा है कि हरियाणा असेंबली ने एक रेजोल्यूशन जो है पास किया है और वो पंजाब ने जो चंडीगढ़ के मुद्दे पे मूव किया था इसके अगेंस्ट किया है। फिर यहाँ पे बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि जो पंजाब है वो चंडीगढ़ पर क्लेम क्यों करता है। ठीक है, ये नए मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो सेंट्रल सर्विसेज रूल्स थे अब वो चंडीगढ़ के जो कर्मचारी होंगे उन पर भी लागू होंगे। इस कटिंग का क्या मतलब है थोड़ी देर में हम समझेंगे।
अब देखिए हम शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ क्या है, एक प्लांट सिटी है जो नेहरूवियन आधुनिकतावाद था उसको वो रिप्रेजेंट करती है। देखिए जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो जो लाहौर थी पंजाब की राजधानी, वो शिफ्ट हो गई थी पाकिस्तान में। तो हमारी सरकार ने एक विज़न रखा कि एक ऐसी ही खूबसूरत सी राजधानी जो है पंजाब के लिए बनाई जाए। तो यहीं से चंडीगढ़ की कॉन्सेप्ट निकल के आई। ली कुर्बुज़ियर जो थे उन्होंने इसको प्लान किया था। ठीक है, जो चंडीगढ़ था वो देखिए जो हमारा पूर्ण पंजाब था जब इसका विभाजन नहीं हुआ था, आगे की वीडियो में समझेंगे, यानी कि 1953 से लेके 1966 तक देखिए ये पंजाब की राजधानी रही थी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, चंडीगढ़ एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसको हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है और अधिकतर इसकी जो रिसोर्सेज हैं उन पर पंजाब और हरियाणा का जो हक दिया गया है वो 60:40 की उसमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हर राज्य अपनी राजधानी पर पूर्ण अधिकार चाहता है। तो पंजाब की जितनी भी गवर्नमेंट अब तक आई हैं वो भी ऐसा चाहती हैं। जैसे 2014 में चंडीगढ़ को पूर्ण अधिकार पर लेने का प्रस्ताव जब पारित किया गया था तो उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी, तो शिरोमणि अकाली दल की थी, जो बीजेपी का एक कोलिजन माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आप हो, जिस भी सरकार जो है पंजाब में आती है वो ये मानते हैं कि चंडीगढ़ पर हमारा पूर्ण हक जो है होना चाहिए। तो इसीलिए अगर केंद्र सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाती है जो उनको लगता है कि कुछ चेंज कर रहा है, तो उनको डर लगने लगता है कि शायद हमारा हक चंडीगढ़ पर से कम हो रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। देखिए एक पंजाब यूनिवर्सिटी थी जिसको 1966 के एक्ट के तहत इंटर स्टेट कोऑपरेट बॉडी जो है इसका दर्जा दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा क्यों ना इसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाए। तो जो बादल सिंह थे वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने देखिए अपनी मंजूरी दे भी दी थी, एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन बाद में ये मुद्दा गर्मा गया तो आलोचना काफ़ी हुई। उन्होंने अपने एनओसी की जो अनुमति दी थी उसको वापस ले लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि आज यूनिवर्सिटी पर जो है आप अपना अधिकार कर रहे हैं, कल को चंडीगढ़ पर भी आप और ज़्यादा अधिकार कर लेंगे। तो इस पूरी पृष्ठभूमि को समझकर एक बात समझिए, अगर फिर से ये प्रस्ताव आया है, ये मुद्दा गरमाया है, तो पीछे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ हुआ होगा। तो बैकग्राउंड में क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने 2 कदम उठाए हैं जिनकी वजह से ये मुद्दा हमारे सामने फिर से देखने को आया है। पहला मुद्दा क्या है, वो यही है कि जो सेंट्रल सर्विसेज रूल है वो चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर अब लागू होंगे। देखिए चंडीगढ़ के जो ऑफिसर्स होते थे उन पर पंजाब सर्विस रूल लागू होते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने भी क्या बोला, उन पर सेंट्रल सर्विस रूल लागू होंगे। तो इस चीज़ को लेके विरोध देखने को मिला। इसके अलावा देखिए केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में कुछ चेंज किया। समझते हैं, देखिए जो भाखड़ा नागल बोर्ड था उसमें क्या होता था, एक अध्यक्ष होते थे, 2 पूर्णकालिक सदस्य होते थे। देखिए टेक्निकली तो होता था कि पूरे भारत से उनको जो है चुना जा सकता है, लेकिन कन्वेंशन के रूप में, परंपरा के रूप में ये चल रहा था कि एक चंडीगढ़ से होगा और एक जो है पंजाब से होगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया है कि पंजाब और हरियाणा के जो ऑफिसर्स हैं शायद वो इस क्राइटेरिया को पूरा ना कर सके। तो इस चीज़ को लेकर भी देखिए सुगबुगाहट हुई है। तो इन 2 मुद्दों के बैकग्राउंड में अब पंजाब असेंबली ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन ये पास कर दिया कि चंडीगढ़ हमें दे दीजिए। हरियाणा ने भी एक प्रतिक्रिया दे दी है कि हमने भी अंगद का पैर जो है चंडीगढ़ पर रख रखा है और इसको हम हटाने वाले नहीं हैं। एक्चुअली वहाँ के एक मंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो मैंने उन्हीं को कोट किया है। आइए अब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस मामले को लेकर सुगबुगाहट कब शुरू हुई, जब केंद्रीय जो नियम है वो कर्मचारियों पर लागू कर दिए गए। ठीक है, इसके बाद पंजाब की जो मान सरकार थी उन्होंने 1 अप्रैल को विधानसभा सत्र बुलाया, क्योंकि 1 अप्रैल को ही ये नए
नए नियम जो है लागू होने वाले थे, ठीक है। और इसके बाद चंडीगढ़ को पूर्ण रूप से पंजाब को दे दिया जाए, इस चीज का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि भाई हम हरियाणा की राजधानी क्षेत्र पर अपना अधिकार क्या है बरकरार रखे हुए हैं। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं, वहां से चीजों को समझना शुरू करते हैं। देखिए इतिहास में क्या था, 1948 में पंजाब सरकार ने नए चंडीगढ़ शहर की स्थापना के लिए 22 गांवों का जो है अधिग्रहण किया था। क्यों बनाना है, क्योंकि लाहौर हमसे चला गया है, तो अब हमें क्या है नई राजधानी चाहिए। तो आधिकारिक तौर पर जो राजधानी थी उसको शिमला से चेंज करके क्या कर दिया था, चंडीगढ़ कर दिया था। ये हुआ था 1953 को। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1953 से लेके फिर 1966 तक पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ही रही थी, क्योंकि उस टाइम पे हरियाणा का तो अस्तित्व ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यही बताया है कि जब तक पंजाब का पुनर्गठन नहीं हुआ तब तक चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी बना रहा। अब देखिए इससे पहले थोड़ा सा समझते हैं, एक पंजाबी ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, एक पंजाबी सूबा मूवमेंट चला, उसमें कहा गया भाई पंजाबी लोगों के लिए पंजाब की एक जमीन होनी चाहिए। तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 आया, जिसमें कहा गया जो हिंदी स्पीकिंग राज्य हैं उनको हरियाणा को दे दिया जाए, जो पहाड़ी राज्य हैं उनको हिमाचल प्रदेश यूटी को दे दिया जाए, और जो पंजाबी स्पीकिंग पूरा एरिया है वो जो है पंजाबी लोगों के लिए दे दिया जाए। तो क्या हो गया, पंजाब बन गया, हरियाणा बन गया, ठीक है। और एक यूटी हिमाचल प्रदेश तो है ही। चंडीगढ़ को यहाँ से क्या कह देगा, भाई आप दोनों की राजधानी रहेंगे। एसेट जो डिवाइड होगा वो 60-40 के रेशो में जो है होगा। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि अब मैंने आपको बताया कि कोई भी केंद्रीय सरकार क्या चाहती है, पूर्ण राजधानी पर कब्जा करना चाहती है। थोड़ा सा मैप समझते हैं। देखिए जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ये क्या था, हमारा पंजाब था। लेकिन अब क्योंकि भारत का विभाजन हो चुका है, दुखद बात है, तो ये जो ऑरेंज कलर से दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर अमृतसर है, गुरदासपुर है, यहाँ पे होशियारपुर है, जालंधर है, फिरोजपुर है, लुधियाना है, अंबाला है, करनाल है, रोहतक है, हिसार है, ये सारा का सारा एरिया, दिल्ली, गुड़गांव, ये सारा का सारा एरिया कहाँ आ गया, इंडिया की तरफ आ गया। देखिए कांगड़ा है। अच्छा मैंने कुछ चीजों के नाम बोले, जैसे मैंने कांगड़ा बोला है, मैं क्या कह रही हूँ ये पंजाब में है, लेकिन अब कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इसलिए देखिए हिसार, रोहतक, गुड़गांव वाला एरिया, क्योंकि पहले तो पंजाब का पार्टीशन होके पाकिस्तान और भारत में बटा, और फिर अगेन पंजाब का जो है पुनर्गठन किया गया, और फिर ये हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में बटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, पाकिस्तान वाला एरिया दिखाया गया। अब देखिए 1951 में क्या था, ये एक पूरा का पूरा एरिया था जिसमें ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया था, ठीक है। और ये देखिए बिलासपुर है, पंजाब दिखाया गया है, पेप्सू है, दिल्ली है। फिर 1954, 1956 सीधे आ जाइए 1966 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया। ये देखिए ब्लू कलर पंजाब बन गया, ग्रीन कलर हरियाणा बन गया, ये ब्राउन कलर दिल्ली बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया, ये जो पिंक कलर है ये देखिए क्या हो गया, ये चंडीगढ़ हो गया। और चंडीगढ़ की एक स्पेशल स्थिति है, पहली बात तो ये 3 राज्यों के साथ टच में है, दूसरा क्या है ये एक प्लांट सिटी है, नेहरू की जो आधुनिकतावाद है उसको रिप्रेजेंट करती है, और तीसरी बात क्या है जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, दशकों से एक केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से चंडीगढ़ ने अपना एक यूनिक कल्चर जो है डेवलप कर लिया है। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से चला है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारा यूथ जो है चंडीगढ़ की तरफ एक मैग्नेट के रूप में अट्रैक्ट होता है। और इसके अलावा एक मैं आपको कह सकती हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं अब स्टेटस को ही चाहते हैं, यथा स्थिति चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए चीज़ें एक ही है। तो कहीं ना कहीं देखिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पहली बात तो जो चंडीगढ़ सर्विसेज रूल चेंज हुए हैं, जो उनको केंद्रीय सर्विस नियमों में लाया गया, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बड़ा खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात क्या है, चंडीगढ़ के लोग एक यूटी बन के भी खुश है, उनको भी स्टेटस को से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो थोड़ा सा हंगामा कर रहे हैं। खैर यहाँ पे हमने मैप समझा, अब बात करते हैं कि कैसे बना दोनों राज्यों की राजधानी। तो देखिए हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत अस्तित्व आया, और यहीं से इसको एक यूटी और दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया गया। अब मैंने आपको बताया था ये जब से ही अलग हुए हैं तब से मुद्दा जो है चला आ रहा है,
पंजाब की राजधानी विकास और विनिमय अधिनियम 1952 कहता है कि चंडीगढ़ में संपत्तियों का विभाजन कैसे होगा, 60-40 के अनुपात में होगा। 56 सालों में 7वीं बार इस तरह का प्रस्ताव विधानसभा में आया है। इससे पहले 6 बार आ चुका था, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक सतलुज यमुना लिंक, इसको भी लेकर विवाद है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसको लेकर हरियाणा में 5 बार प्रस्ताव पारित आ चुका है। भाई आप इस लिंक नहर को पूरा क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए लगातार क्या है, इसको लेके प्रॉब्लम्स देखने को मिलती रहती है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि पंजाब असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, किसके खिलाफ, कि चंडीगढ़ को सेंट्रल सर्विस रूल्स के अंदर ले आए, और साथ में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कहा है, भाई चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे दिया जाए। यहाँ तक चीजें आपको जो है क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ बताया गया कि अब हरियाणा का चंडीगढ़ पर कितना हक है। अच्छा, इससे पहले हम समझते हैं कि केंद्र सरकार की क्या पोजीशन रही है चंडीगढ़ को लेकर। तो यहाँ पर आ जाइए, इससे समझ में आ जाएगा। पहले शाह कमीशन आया, इसने कहा जो खरड़ तहसील है उसका पंजाबी भाषा क्षेत्र तो दे दिया जाए पंजाब को, और जो हिंदी भाषा का क्षेत्र है वो हरियाणा को दे दिया जाए। हालांकि इस पर कोई कार्यवाही हुई नहीं, ऐसे रहा। फिर देखिए इंदिरा गांधी अवार्ड आया 1970 में। इंदिरा गांधी ने ये कहा कि चंडीगढ़ पंजाब को और 105 हिंदी भाषी गांव जो है हरियाणा को दे दिए जाए। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ पुराने पेपर्स को ढूंढा है, उसमें से उन्होंने देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मेमो निकाला है, जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई देखिए जो हरियाणा को है एक नई राजधानी दी जाएगी और चंडीगढ़ पूरा का पूरा किसको है, पंजाब को दे दिया जाएगा। यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि 10 करोड़ रुपए का ग्रांट देने की बात की गई थी। देखिए हुआ क्या था, इंदिरा गांधी ने सोचा क्यों ना चंडीगढ़ को विभाजित कर दिया जाए और दोनों राज्यों को दे दिया जाए। लेकिन जो एक फतेह सिंह थे उन्होंने कहा मैं आत्मदाह कर लूंगा, इस चीज की उन्होंने धमकी दी। तो बाद में इंदिरा गांधी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, क्योंकि चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, उसको पूरा प्लानिंग करके बनाया गया, वो पूरी की पूरी किसी एक को ही देनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हम क्या करेंगे, हम चंडीगढ़ तो दे देते हैं पंजाब को, और हरियाणा को जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो दे देते हैं, और साथ में उन हिंदी भाषी क्षेत्रों को एक्सेस करने के लिए एक पट्टी भी देंगे और नई राजधानी बनाने के लिए पैसा भी देंगे। हालांकि बाद में क्या हुआ कि एक उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, ठीक है। इंदिरा गांधी के बाद क्या हुआ ये हम सबको पता है, फिर इमरजेंसी लग गई, मिलिट्री रूल लग गया, तो चीजें नहीं हो पाई। फिर देखिए राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ किसके बीच में, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल। इन्होंने क्या कहा, भाई ये समझौता कब हुआ, 1985 को जो है लागू हुआ। चंडीगढ़ को पंजाब में हस्तांतरित करने की मांग को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1986 एक डेट तय कर दी गई कि इस दिन जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर लोंगोवाल को कुछ आतंकवादियों के द्वारा गोली मार दी गई और ये समझौता भी देखिए हो नहीं पाया। तो केंद्र की क्या स्थिति रही है, तो देखिए केंद्र ने समय समय पर कुछ कुछ चीजें लेकर आया है, लेकिन हमने देखा तीनों में अलग अलग है। इसमें क्या है, ये वाला जो खरड़ तहसील है दोनों में बांटने की बात की गई। यहाँ पे क्या किया कि पंजाब को चंडीगढ़ दे देंगे और हिंदी भाषा हरियाणा को दे देंगे। यहाँ पर क्या बोला गया, तो तीनों ही बार क्योंकि अलग अलग बातें बोली गई तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट रहा, और दोनों ही राज्य अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उस कमीशन या उस आयोग को कोट करते हैं जो उनको सूटेबल लगता है। हालांकि देखिए जो बेसिकली गृह मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने ये कहा है कि चंडीगढ़ और हरियाणा के बंटवारे के लिए अब तक जितने भी आयोग बने, शाह आयोग हो, इराडी ट्रिब्यूनल हो, राजीव लोंगोवाल अवार्ड हो या इंदिरा गांधी अवार्ड हो, उसमें हरियाणा के साथ न्याय नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या समझते हैं, इसके बाद समझते हैं कि फिर चंडीगढ़ पर देखिए हरियाणा का कितना हक है। तो देखिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए गए कुछ दस्तावेजों को देखकर पता चलता है कि सरकार ने 29 जनवरी 1970 को कहा था, वही इंदिरा गांधी अकॉर्ड जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कि भाई दोनों राज्यों के दावों को अच्छी तरीके से तोलने पे पता चलता है कि समग्र रूप से पंजाब को जो है चंडीगढ़ मिल जाना चाहिए। लेकिन फिर पंजाबी सूबा आंदोलन के नेता फतेह सिंह द्वारा आत्मदाह की धमकी दी गई, तो ये भी जो है एक तरीके से खस्ता हालत में चला गया। तो देखिए अगर हरियाणा की बात की जाए तो
तो ठीक है, आप चंडीगढ़ पंजाब को दें, लेकिन कुछ शर्तें आपको पहले करनी पड़ेंगी, जैसे आपको हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में ये कहा था कि बहुत छोटे से इलाके पर हिमाचल प्रदेश का भी अधिकार बैठता है। तो अगर आप ट्रांसफ़र करने की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश वाला मुद्दा भी सामने आएगा। फिर देखिए, हरियाणा कहता है हमें हिंदी भाषी क्षेत्र भी दे दीजिए। इसके बाद हरियाणा कहता है जो सतलुज यमुना लिंक नहर प्रोजेक्ट है उसको भी पूरा कीजिए, और साथ में हमें नई राजधानी बनाने के लिए पैसा भी दीजिए। इसके बाद आप कुछ कीजिए। तो देखिए क्या है, कुछ हुआ नहीं है, स्थिति जो कि तो अटकी पड़ी है। अब बात करते हैं, मैं बार बार कोट कर रही हूँ, सतलुज यमुना लिंक नहर ये क्या है। दरअसल पंजाब और हरियाणा के बीच जल के बंटवारे को लेकर 214 किलोमीटर लंबा एक जल मार्ग तैयार करने का प्रस्ताव था। क्या करना था, सतलुज को यमुना नदी से जोड़ना था, और हरियाणा को कुल 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 4.2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना था। लेकिन पंजाब सरकार इसके लिए देखिए राजी एकदम नहीं है। हुआ क्या, 1985 में जो राजीव गांधी और लोंगोवाल वाला हस्ताक्षर हुआ था उसमें कहा गया भाई 1986 में जो है नहर का निर्माण पूरा किया जाएगा। शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व वाला एक प्राधिकरण जो है वो दोनों राज्यों के बीच पानी की हिस्सेदारी को तय करेगा, और जो एस बरनवाला है उनके नेतृत्व में जो अकाली दल की सरकार थी उन्होंने 700 करोड़ रुपए लगाकर नहर का 90% जो काम था वो पूरा कर दिया था। लेकिन 1990 में सिख उग्रवादी जो लोग थे उन्होंने 2 सीनियर इंजीनियर को गोली मार दी। इसके अलावा 35 मजदूर उन्होंने कम से कम मार दिए, और उसके बाद ये कार्य बंद हो गया। 1996 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की कि भाई पंजाब नहर का काम पूरा करें, हमें इरिगेशन के लिए पानी चाहिए। अदालत ने 2002 और 2004 में नहर के शेष भागों को पूरा करने का आदेश भी दिया। लेकिन इसके 1 महीने बाद ही पंजाब विधानसभा एक रेजोल्यूशन लेकर आई, उसने इस जल समझौते को ही खत्म कर दिया। कहा जाता है नहर उन्होंने पाट दी है और एक रेजोल्यूशन पास करके जो जमीन थी वो किसानों को वापस दे दी है। तो ये वाला मुद्दा भी देखिए पूरा लटका पड़ा है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सतलुज रिवर एक दिखाई गई है, यहाँ आप देखेंगे तो यमुना रिवर दिखाई गई है, और ये पूरी एक देखिए क्या है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल है। ठीक है, मैप से थोड़ा समझ जाइए। तो इतना आप समझ गए। तो यहाँ से हमें ये तो पता चला कि कहानी हमने पूरी सुन ली, लेकिन इसका होना कुछ है या नहीं भविष्य की बात है, लेकिन देख के लगता तो नहीं है कि कुछ होगा। स्टेटस को ही अगर बना रहे वही शायद सबके हित में बेहतर है। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये चाहिए कि पॉलिटिकल एजेंडा को एक तरफ करके वो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट पर काम करें, ना कि इस तरह के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की जो है ज़रूरत करें। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यूटीज़ क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश इस तरह अलग होते हैं कि उनको केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्टली शासित किया जाता है। जो संविधान का भाग 8 है वो देखिए प्रशासन से इनके संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति हर एक यूटी के लिए एक प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगर बात की जाए तो जो ये यूटीज की अवधारणा थी ये मूल संविधान में नहीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बल्कि संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 जो है उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, जो छोटे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, छोटे यूटीज होते हैं, उनको डायरेक्टली केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित किया जाता है। उनकी कोई अपनी विधानसभा नहीं होती है, जैसे चंडीगढ़, दमन दीव, नागर एवं दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, बात की जाए तो पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एक उपराज्यपाल भी है, साथ में क्या है, एक विधानसभा और एक निर्वाचित सरकार भी है। दिल्ली की बात की जाए तो एकदम डिफरेंट केस है, ये एक यूटी और राज्य के बीच में पड़ता है, इसकी स्थिति ऐसी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ का जो इश्यू है आप एक तरफा रिजॉल्व नहीं कर सकते, एक तरफा आप कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते, बातचीत करनी होगी, मुद्दों को सुलझाना होगा। अब चंडीगढ़ की क्या स्थिति है इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, चंडीगढ़ क्या है, पहली बात तो बिना विधानसभा वाला एक यूटी है। इसमें निम्न सदन या लोकसभा में संसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सीट है, और अभी हाल ही में इन्होंने ये भी कहा था कि हमें राज्यसभा की भी एक सीट दी जाए, इसके लिए भी ये न्यूज़ में थे। फिर देखिए, चंडीगढ़ के निवासी प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से हर 5 साल में अपने सांसद का चुनाव करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से अगेन वही बताया गया है कि कुछ राज्यों में जो है विधानसभा है और कुछ में नहीं है।
तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने समझी। चंडीगढ़ और पंजाब का विवाद क्या है, हरियाणा का विवाद क्या है, हर स्टेट क्या कहता है, इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, यूटीज क्या होते हैं, चंडीगढ़ की क्या स्थिति है, और जो सतलुज यमुना लिंक विवाद है ये क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से कवर हो गए होंगे कि शायद इस पर्टिकुलर विवाद के लिए अब आपको कुछ और देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको रिवाइज कीजिएगा और वीडियोज़ को बहुत ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाते चलिए, पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको जरूर हेल्प करेंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।